नमस्कार, जय हिंद। देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा 1799 के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लाया हूं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये लेंथ LENGTH ये होता है भाई। सही से PDF बनाया करें। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है यह मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। इसमें जैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं ठीक वैसा ही प्रश्न आएगा। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं कि इसका कट ऑफ कितना रहेगा, आज के वीडियो का कट ऑफ कितना रहेगा, मेल के लिए भी मैं बता दे रहा हूं और फीमेल के लिए भी मैं बता दे रहा हूं। दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूं कि भाई अगर इतना आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। तो एक तरफ मैं पहले मेल की बात करूं, है ना, और फिर फीमेल की बात करूंगा। तो मैं पहले कट ऑफ बता दूं कि कितना आ रहा होगा, तो आपका मान लीजिए कि आपका सही है। तो चलिए, एक तरफ मैं मेल की बात करूंगा, एक तरफ फीमेल की बात करूंगा। तो मेल जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर 68 से 70 आप लाओगे तो ये मान के चलो कि आपका स्कोर सुरक्षित होगा। पुरुष UR कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी की बात। सारे कैटेगरी इसी से 2-2 नंबर अपना अपना नीचे घसका लेंगे। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूं। अगर इसके बीच लाओगे तो आपका सही है। फीमेल की मैं बात करूं तो महिला अगर आप 58 से 60 ला रही हो UR, तो मान के चलो कि आप ठीक ठाक हो, अच्छा तैयारी मतलब बढ़िया है। बाकी 2-2 नंबर आप कम कर लीजिएगा बाकी सब कैटेगरी। अब थोड़ा सा कट ऑफ आपको लग रहा होगा ज्यादा, है ना, ज्यादा लगेगा क्योंकि आप घर पर एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम सेंटर पर नहीं हो, है ना। एग्जाम सेंटर पर यही क्वेश्चन में आप 4 नंबर 5 नंबर और नीचे चले जाओगे। प्रेशर एग्जाम सेंटर का अलग ही होता है। तो चलिए, कैटेगरी हमने आपको बता दिया, अपना अपना मिला लीजिएगा। और हाँ, PDF के लिए आपको पता ही है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, PDF भी आपको मिल जाएगा सारे क्लासेस का। तो आइए शुरू करते हैं। 100 के 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको अच्छे से समझना है। आइए, तो चलिए शुरू कर देते हैं, बस इतना ही रहने देते। आइए, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन आपके सामने है: देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय और कृष्णराय टू। बहुत अच्छा सवाल है। सारे सवाल जो करा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, आप एग्जाम में जाओगे तो देखोगे। तो अब्दुल रज्जाक जो था, ये पूछता है, यह आया था देवराय टू के काल में। जिनका भी सही है वो मिला लें, पहला का विकल्प सी सही है, देवराय टू के काल में आया था। संबंध है इसका संगम वंश से, है ना, संगम वंश। संगम वंश की स्थापना किसने करी थी? तो आप जानते ही हैं कि हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने, है ना। तो ये भी आपको कम से कम याद रखना है। चलिए आइए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। सल्तनत काल के सिक्के जिसका नाम है टंका और ससगनी, जी हाँ, टंका और ससगनी, यह टंगा ससगनी और जीतल 3 है ना, टंगा ससगनी और जीतल, ये किस धातुओं के थे? सल्तनत काल के सिक्के की बात कर रहा है, ये किस धातु के थे बने हुए? तो सिक्के जो थे टंका ससगनी और जीतल, यह बने थे चांदी और किसके? तो चांदी तो सब में है, तो अब ऑप्शन आपको छांटना पड़ेगा। देखिए, सोना जस्ता तांबा, चांदी इसमें नहीं है ना, चांदी जस्ता तांबा, जस्ता नहीं था, सोना भी नहीं था, चांदी और तांबा का बना हुआ था ये टंका ससगनी और जीतल। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही, मिलान करा लीजिए। चलिए आइए, कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? विकल्प देखिए, जो भी रियल होगा वही मिलान कराइएगा। ये नहीं कि ए मार दिए और हम बताए डी, तो हाँ डी ही लगाते हम, ऐसे नहीं करना है। जो भी करना है आप अपना पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां तो मान के चलो कर लोगे हमसे बेईमानी,
ओएमआर शीट में जब एक बार कलर कर दोगे तो वहां बेईमानी नहीं चलेगी, इसलिए जो भी हो स्कोर आपका ईमानदारी पूर्वक शेयर करिएगा। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, पुरुषपुर। तो कुषाण वंश की जो राजधानी थी वह थी पुरुषपुर या पेशावर। जी हाँ, पुरुषपुर या ऑप्शन में पेशावर रहे तो ये भी ध्यान देना है, पेशावर है ना, पुरुषपुर और पेशावर। कुजुल कडफिसेस संस्थापक का भी नाम याद रखिएगा, कुजुल कडफिसेस। तो तीसरा का जो विकल्प है वह डी सही हो जाएगा। आइए चौथा सवाल, बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। पानीपत तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठा सेना है ना, मराठा सेना, सीधा लिख दीजिए मराठा सेना, एकदम क्लियर हो जाएगा कि मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, सदाशिवराव भाऊ, सी है माधवराव और डी है नाना फडणवीस। जी हाँ, चार ऑप्शन है, सही विकल्प चयन करना है आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब था, तो ये हुआ था 1761 में। आपसे देखिए, जो मेन था, जो पेशवा था वो तो नहीं लड़ा था, उसने किसको भेजा था भाई? उसने भेजा था अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को। तो बाजीराव तो होगा नहीं, जिनका भी माइंड में आ रहा होगा बाजीराव वो कट कर लो भाई, बाजीराव वाले सभी गलत हो। सदाशिवराव भाऊ, जी हाँ, सदाशिवराव भाऊ को भेजा था। दुर्भाग्यवश सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु भी हो जाती है बाद में, मतलब युद्ध लड़ते समय ही, बाद में क्या, युद्ध लड़ते समय ही इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो सही आंसर आपको ध्यान रखना है चौथा का विकल्प बी, सदाशिवराव भाऊ। प्रश्न इजी इजी में लाया हूं, यह भी नहीं है कि प्रश्न बहुत जटिल है या आपको दिक्कत होगी, सारे चलते फिरते प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में रहते भी हैं, बस आप कंफ्यूजन एग्जाम में करके और गलत कर देते हो, जैसे यहां गलत कर रहे हो। चलिए आइए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने, ऑप्शन है 1500, 1510, 1508 और 1512। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था वह ईस्वी थी 1510, यानी कि विकल्प बी यहां भी सही होगा। अब रही बात पुर्तगालियों की, तो जान लीजिए पुर्तगाली, प्रथम पुर्तगाली जो था वह वास्को डी गामा के रूप में भारत की खोज किया था। वास्को डी गामा है ना, यही पूछेगा कि भाई भारत की खोज किसने? 1498 वास्को डी गामा। किस मार्ग से? तो केप ऑफ गुड होप मार्ग से ये आया था। फिर उसके बाद आया, ये दूसरी बार भी आया था 1502 ईस्वी में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में, तो ये ध्यान रखना। और छोड़ा कब था गोवा को? तो सबसे आखिरी में छोड़ा था 1961 में, ये रिलीज किया था गोवा को, तो ध्यान रखना है। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? ऑप्शन है समझौता एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, बंगाल एक्सप्रेस या मैत्री एक्सप्रेस। तो विकल्प देखिए, इसमें आपको लगेगा, किसी को लग रहा होगा कि डी आंसर होगा, किसी को बी लग रहा होगा और किसी को ए लग रहा होगा, यही तीनों में लग रहा होगा। पूछा जाता है प्रश्न, तो सद्भावना एक्सप्रेस नहीं है, समझौता एक्सप्रेस भी नहीं है, यानी कि मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई है। चलिए सातवां सवाल, किसने पाकिस्तान नाम दिया था? पाकिस्तान का नाम दिया था किसने? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही जो आंसर है विकल्प वो सही है, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान नाम दिया था, यानी पाकिस्तान शब्द का गठन किया था चौधरी रहमत अली। तो विकल्प बी यहां भी आपको सही होता नजर आ रहा है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? आठवां सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? विकल्प आपके पास चार है, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है यह पुस्तक दयानंद सरस्वती किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। पूछा जाता है
सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? तो दयानंद सरस्वती की। ये ऑप्शन याद रखिएगा। आइए 9वां सवाल, कंफ्यूजन थोड़ा सा इसमें होगा, गलती कर सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। चलिए, इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थित है। इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, और ऑप्शन है उत्तराखंड में। इंद्रावती की बात कर रहा है। सही जवाब आपको नोट कर लेना है अपना और मैच करा लीजिएगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विकल्प सी, इंद्रावती छत्तीसगढ़। विकल्प सी है इंद्रावती छत्तीसगढ़। आइए, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? देखिए, जो बच्चा सीरियस रूप से अगर पढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि वो 80 से कम तो नहीं करेगा, 75-80 तो जरूर करेगा। मतलब प्रश्न ऐसा है, लेकिन यही प्रश्न एग्जाम में थोड़ा टेंशन बढ़ाएगा। कैगा परमाणु संयंत्र स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। तो कैगा की अगर बात करें तो कैगा बताएंगे कर्नाटका में। कैगा कहां बताएंगे? कर्नाटक में। देखिए, क से कैगा है और क से कर्नाटक है। कल्पक्कम अगर पूछे तो कल्पक्कम कहां में है? कमेंट कर सकते हैं क्या? कमेंट करिएगा। भीतरकणिका मैंग्रोव वनस्पति स्थल स्थित है। भीतरकणिका मैंग्रोव वनस्पति स्थल, 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भीतरकणिका यह जो है यह उड़ीसा में है। कहां में है? उड़ीसा में है भीतरकणिका मैंग्रोव वन। सारे टॉपिक ऐसे यूज किया है मैंने जो हिट करता है एग्जाम को। अगर आपने पहले दिया होगा एग्जाम पूर्व में तो देखा ही होगा। आइए, आर्द्रभूमि से प्रश्न आता है, वेटलैंड से प्रश्न आता है। रुद्र सागर आर्द्रभूमि स्थल स्थित है। 4 ऑप्शन है, त्रिपुरा, केरल, राजस्थान और हैदराबाद। रुद्र सागर आर्द्रभूमि स्थित है। 4 ऑप्शन आपको मिला है। तो सही विकल्प जो है वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा ना, त्रिपुरा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रुद्र सागर जो है वह आर्द्रभूमि त्रिपुरा है। आइए, नेवेली उर्वरक स्थल स्थित है। एक बार पूछा था ये नांगल किस लिए प्रसिद्ध है, ऐसे पूछा था, नांगल किस लिए प्रसिद्ध है ना। तो उर्वरक हो, खाद हो, बिजली हो, इन सब से जुड़े प्रश्न ना आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आइए, नेवेली उर्वरक स्थल स्थित है। ऑप्शन है तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल। तो नेवेली जो है वह आपका कहाँ में है? तमिलनाडु। जी हाँ, नेवेली जो उर्वरक स्थल है वह आपका तमिलनाडु में। आइए, बढ़िया प्रश्न है, फसाव वाला प्रश्न है। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में स्थित नहीं है? देखिए, सलीम अली जुबा साहनी पक्षी विहार क्या बिहार में है? भीम बांध क्या बिहार में है? पटना पक्षी क्या बिहार में है? या यह सभी बिहार में है? तो 4 विकल्प है, आपको सही आंसर करना है। तो देखिए, पटना पश्चिम बिहार है ना, यह एटा में है, एटा उत्तर प्रदेश में है ना। तो सही आंसर हो जाएगा, ये बिहार में नहीं स्थित है, भले नाम इसका पटना है लेकिन ये बिहार में स्थित नहीं है। चलिए 15वां सवाल, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास कोयम्बटूर, अगला ऑप्शन है नई दिल्ली, कानपुर और अहमदाबाद। यहाँ कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, कानपुर और कोयम्बटूर में आपको लगेगा समस्या। तो विकल्प आप जान लीजिए कि ए सही है, कोयम्बटूर केंद्रीय गन्ना प्रजनन पूछ रहा है, गन्ना प्रजनन संस्थान। तो ये बताने वाले हैं आपकी यह कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ में स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। आइए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 16वां प्रश्न पर। आइए 16 नंबर सवाल, ला नीना है। ला नीना क्या है भैया? पिछली बार भी पूछा था एल नीनो से और ला नीना से। ला नीना क्या है? तो ला नीना तो जलधारा है ही, लेकिन ठंडी है कि गर्म है? ध्यान दीजिएगा, ठंडी, गर्म, परिवर्तित होती रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो ला नीना जो है ना, यह ठंडी जलधारा है। वहीं एल नीनो अगर बात करेंगे
तो एल नीनो गर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ ला नीना की बात कर रहा है, तो ला नीना जो है वह ठंडी जलधारा है। तो विकल्प ए सही है। कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी कहाँ में है? 4 ऑप्शन है, चीन, मंगोलिया, बोत्सवाना और नामीबिया। चीन, मंगोलिया, बोत्सवाना और नामीबिया। कालाहारी मरुस्थल जो है वह है बोत्सवाना में। कहाँ में? बोत्सवाना में, है ना। बोत्सवाना की राजधानी तो याद रखिएगा गेबोरोन। बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन, है ना। नामीबिया की राजधानी बिंड हॉक है, बिंड हॉक है, ठीक ना। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, उलान बटोर। चीन की आप जानते ही हैं, चीन की बीजिंग, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल। हो सकता है ये आपको फंसाए, ना याद हो। चलिए, जारवा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ की है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान। जारवा जनजाति की बात कर रहा है, तो जारवा जनजाति है यह मुख्यतः है अंडमान निकोबार। ये सेट जो आपको मिल रहा है दोस्तों, ये जो आपको सेट मिल रहा है, ये आपको चेक करते रहिएगा। हफ्ते में एक एक टेस्ट ये मैं देते रहूंगा, ताकि आप अपनी शक्ति का मतलब जांच कर सके कि कितनी तैयारी इंप्रूव हुई है, कितनी बेहतरीन हुई है आपकी तैयारी, कितना शार्पनेस आया है आपकी तैयारी में। तो हफ्ते में कोशिश करूंगा एक आपको दे दूं, बाकी जो जैसे चल रहा है, जैसे क्लासेस चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे। आइए, तो विकल्प यहाँ पर डी सही होता नजर आ रहा है। इनमें से कौन भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है? सबसे बड़ी लैगून झील की बात कर रहा है। ऑप्शन है सांभर झील, लोकटक झील, पुलिकट झील और चिल्का झील। सबसे बड़ी लैगून झील की बात कर रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी लैगून जब पूछे तो आपको बताना है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ में है? तो यह उड़ीसा में है ना। सांभर झील कहाँ में है ये भी पूछता है, तो सांभर झील राजस्थान में है। लोकटक झील कहाँ में है? तो मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ में है? मणिपुर में है। और पुलिकट झील कहाँ में है? तो पुलिकट जो है वो तमिलनाडु में है। चारों याद रखना है, लोकटक, पुलिकट, चिल्का और सांभर। पूछता है, मैच कराने के लिए दे देगा कि इनको सही सुमेलित करें या मिलाएं, है ना, तो ऐसे दे सकता। आइए, विश्व जल मग्नता दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे की बात कर रहा है। वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात कर रहा है। देखिए, ये आर्द्र भूमि वाला जो है ना, यहाँ से प्रश्न आपको आता ही आता है, उसको हल्के में मत लीजिएगा। विश्व जल मग्नता दिवस जो है यह आपका 2 फेब यानी कि 2 फरवरी को यह जो है वह क्या होता है, मनाया जाता है। विश्व जल मग्नता दिवस कब? तो 2 फरवरी को। सही आंसर जो हो जाएगा वो 20 का सी। चलिए, इनमें से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? गाय की नस्ल इनमें से कौन सी नहीं है? आइए, ऑप्शन है साहिवाल, दूसरा ऑप्शन है गिर, तीसरा ऑप्शन है लाल सिंधी और चौथा ऑप्शन है नीली रावी। तो देखिए, साहिवाल तो आप जानते हैं कि गाय बैल होता है साहिवाल ना। गिर भी गाय की ही नस्ल है, लाल सिंधी भी गाय की ही नस्ल है। तो ये तीनों तो गाय की है, हमें जानना है गाय की नहीं है। तो जो बचा है नीली रावी, वही गाय की नहीं है। ठीक, चलिए, पंपास घास का मैदान स्थित है। पंपास, ऑप्शन है अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, वेनेजुएला और यूक्रेन। 4 ऑप्शन है पंपास। तो पंपास जो घास का मैदान है, अगर आपने हमारा घास वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने ट्रिक से इसको बताया था। घास वाला जितने भी टॉपिक हैं लगभग, इसमें मैक्सिमम टॉपिक पर मैं वीडियो दे चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि अगर इन सबको देखे रहेंगे ना तो आपका स्कोर स्वतः बढ़ जाएगा। तो पंपास मैंने ट्रिक भी बताया था कि टीना नाम की लड़की है, उसके पास आप गए थे। तो ये अर्जेंटीना, पंपास राइट आंसर हो जाएगा। नुब्रा घाटी स्थित है। नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? चलिए देखते हैं नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है। आइए, इधर है ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में,
उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? तो नुब्रा घाटी जो है वह लद्दाख में स्थित है। नुब्रा घाटी कहाँ में है? लद्दाख में। तो ए ऑप्शन सही है। देखिएगा, कंफ्यूजन मत पालिएगा, जो भी होगा राइट आंसर लगा लीजिएगा। बगलिहार परियोजना पूछा भी गया है ये प्रश्न। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो परियोजना पर भी हमारा वीडियो आपको मिल चुका है, ये पहले जो घाटी कराया उस पर भी मिल चुका है। मैक्सिमम टॉपिक इनमें से मैं कवर करा चुका हूं, जो आपको एग्जाम में आपका बेहतरीन स्कोर रखेगा। बगलिहार परियोजना जो है वह कहाँ है? चार ऑप्शन है, चिनाब है, झेलम है, सिंधु और सतलज है। तो बगलिहार परियोजना जो है वह है चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। तो ध्यान देंगे। आइए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो गुरु घासीदास जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो 25 का विकल्प सी बिल्कुल सही हो गया। आइए, कंचनजंगा पर्वत किन दो देशों की सीमा पर है? कंचनजंगा पर्वत किन दो देशों की सीमा पर है? ऑप्शन है, देखिए, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत तिब्बत और भारत भूटान। एक तो भारत होगा ही, दूसरा क्या होगा? चीन होगा कि नेपाल होगा कि तिब्बत होगा कि भूटान होगा? बहुत ही सरल है। तो अगर आप जान रहे होंगे तो विकल्प बी के साथ जाना पसंद करेंगे, भारत और। चलिए, अब आइए संविधान के सवाल मिलते हैं आपको। प्रस्तावना को किसने परिचय पत्र कहा है? प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, N.A. पालकीवाला, भीमराव अंबेडकर या नेहरू जी। तो प्रस्तावना को परिचय पत्र कहने वाले व्यक्ति हैं पालकीवाला। जब हमने प्रस्तावना का वीडियो बनाया तो हमने उसमें 3P का कॉन्सेप्ट दिया था, पालकीवाला, परिचय पत्र और प्रस्तावना। ये अगर आपको याद होगा तो आप इजीली कर लोगे, N.A. पालकीवाला। ठीक, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं? तो जी हाँ, भाग है। आप बताएंगे हाँ। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो बताएंगे एक बार। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से। तो ये सारी बातें आपको कहाँ चला गया भाई, पता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आइए, 28वां सवाल। ध्यान दीजिए, 28वां सवाल क्या कह रहा है? किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन, मतलब विधान परिषद लाना हो किसी राज्य में, अथवा समाप्त करना हो तो कौन करेगा? ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल के संस्तुति पर, राज्यपाल की संस्तुति पर नहीं, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री की संस्तुति पर। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं होता है ये, है ना, ये राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं होता है। चौथा है, तीसरा है ऑप्शन संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल के तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा। तो जी हाँ, राज्य विधानमंडल एक संकल्प पारित करेगी, उसी को संसद आगे बढ़ाएगा और पारित करेगा। सृजन भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। तो 28 का जो विकल्प सी है वह सही होता नजर आ रहा है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? देखिए, लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होते कितने हैं ये जान लीजिए। तो लोक लेखा समिति में कुल जो सदस्य होते हैं ना, वह 22 होते हैं। कितने? 22। इसमें दोनों बटा होता है, एक तरफ होता है लोकसभा और एक तरफ होता है राज्यसभा। जिसमें राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह 7 होते हैं, लोकसभा के जो होते हैं वो 15 होते हैं। तो यहाँ लोकसभा का पूछ रहा है तो आप बताएंगे ऑप्शन सी 15। क्लियर? चलिए आइए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? उच्च न्यायालय का अंतरण किस अनुच्छेद में संबंधित है? 4 ऑप्शन है, 228, 110, 224 और 221। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 228, 110, 224 और 221।
अगर पता है तो कमेंट करें, नहीं तो ध्यान दीजिए। ये मामला क्या है? उच्च न्यायालय में अगर कोई मामला है, अगर लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि ये यहाँ ज्यादा लंबित है, हम अपने पास मंगा ले, तो ये 228 अनुच्छेद का प्रयोग करके और ऐसा कर सकता है। मतलब उच्च न्यायालय का अंतरण है। तो नहीं, उच्च न्यायालय का नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन है, मत पालिएगा। अधीनस्थ न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय को ये अधिकार है, ये उच्च न्यायालय के बारे में हो रही है ना बात, सुप्रीम कोर्ट की नहीं हो रही है। उच्च न्यायालय को ये अधिकार है 228 अनुच्छेद के तहत कि उसके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, वहां कोई अगर मामला पेंडिंग हो और उसको ऐसा लगता हो कि इस पर भैया कार्य करना उचित है, तो वो अपने पास उसको मंगवा सकता है। ये 228 में है, तो ये ध्यान दीजिएगा। 110 में आप धन विधेयक जानते ही हैं। चले आगे, आइए अगला सवाल। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? चार ऑप्शन है। लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, भूतपूर्व सदस्य को प्रधानमंत्री मनोनीत करते हैं, या राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। तो चार विकल्प आपके पास हैं, आपको सही आंसर कमेंट करना है। तो सही आंसर देखिए, अगर देखा जाए तो सामान्यतः लोकसभा के ही वरिष्ठतम सदस्य, वरिष्ठतम नहीं है, वरिष्ठतम है, वरिष्ठतम सदस्य बनते हैं। 31 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? कह रहा है कि जिस राज्य में विधान परिषद वाले हैं, उस राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य होंगे? उस विधान सभा के सदस्य के। तो अगर किसी राज्य में विधानसभा में अगर 300 सदस्य हैं, माना कि उदाहरण, तो वहां अगर विधान परिषद का गठन होता है तो उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1/3 होता है इसका सही आंसर। मतलब विधानसभा का 1/3 ही सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। आइए, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? संविधान सभा के सदस्य में कौन शामिल नहीं था जुलाई में जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें? ऑप्शन है कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी यानी कि के.एम. मुंशी, इनको आप जानते हैं, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी भले ही आजादी के लिए जो कुछ किए, लेकिन संविधान बनाने की जब बात आई तो इनका योगदान नहीं दिखाई देता है। ये हर जगह दरकिनार रहते हैं, अलग रहते हैं। दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु भी हो जाती है 48 में, लेकिन जो भी सभाएं वगैरह हुई, गठन उठन हुआ, तो उसमें इनका कहीं जिक्र नहीं आता है, महात्मा गांधी का। तो ये ध्यान रखना है आपको। आइए 34, मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? 1 थे, 10 थे, 11 थे कि एक भी नहीं? चार विकल्प है, कमेंट करिए या आप टिक कर लीजिए। तो जो मूल संविधान की बात कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि मूल कर्तव्य है किस अनुच्छेद में? तो 51 का में। अब सिंपल सी बात है कि ये का है, तो ये मूल संविधान में तो था ही नहीं, का आया है बाद में बाद में जोड़ा गया है। तो मूल संविधान में तो एक भी नहीं था। अब कुछ लोग लाइक गलत पढ़ा रहे हैं, 10 था। तो भाई 10 जो जोड़ा गया था ना, वह 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। क्लियर? और जो 11वां जोड़ा गया था, वह जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ मूल संविधान मूल रूप से कह रहा है, जब संविधान लागू हुआ था तो ये एक भी नहीं था, यानी कि विकल्प 34 का डी सही। मूल कर्तव्य प्राप्त है, किसको प्राप्त है? केवल भारतीयों को, विदेशियों को, भारतीय और विदेशियों दोनों को, है ना, या 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके भारतीय को। चार ऑप्शन आपके पास है, मूल कर्तव्य किसको किसको प्राप्त है। ठीक, कमेंट बताइए, कमेंट करके बताइए। तो ध्यान दीजिए, मूल कर्तव्य जो है भाई, वो केवल और भारतीयों के लिए है, विदेशी नहीं इसको मान सकते। विदेशी भी क्यों कहेगा कि ये आपके देश का कर्तव्य है, आप नागरिक हैं आप, है ना? ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 वर्ष वाला नहीं, विदेशी भी नहीं, विदेशी भी नहीं। चलिए, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह 368 अनुच्छेद, ये आप जानते ही हैं,
इजीली आप इसको कर लोगे। आओ भाई 37 नंबर सवाल। संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को हमको छांटना है। संविधान संशोधन के बारे में जो कथन गलत है उसको हमको छांटना है। आइए, संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराया जाना अनिवार्य है। दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। चलिए, संविधान संशोधन विधेयक यदि संघीय व्यवस्था से जुड़ा हो तो आधे राज्य की विधानमंडल से भी पारित होना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। तो ध्यान दीजिएगा, जो संविधान संशोधन है, एक गलत कथन छांटना है आपको, तो अलग अलग पारित कराना होगा। ये तो सही कथन है, ठीक। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका मतलब सही है, संयुक्त बैठक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं है प्रावधान। अगर संघीय व्यवस्था से जुड़ा हो तो आधे राज्यों की विधानमंडल से भी पारित कराना, तो ये भी सही है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक की व्यवस्था है नहीं, ये तो कह ही रहा है कि संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो गलत कथन है, और हमें गलत कथन की ही तलाश थी, जो हमें 37 का विकल्प डी मिल गया है। ठीक, चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 38 पर। प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार करने में कुल कितनी बैठकें की? प्रारूप समिति जब प्रारूप तैयार कर रही थी तो कुल उसने 4 ऑप्शन है, 141, 121, 169 और 171। तो कुल जो बैठक उसने किया वह किया कितना? 141। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जा रहा है इसका। चलिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, नारे क्या वहां का नारा था, यह आदर्श है। यह कहां से? 4 ऑप्शन है, रूस, फ्रांस, जापान और अमेरिका। तो सही आंसर जो है वह कहां है भाई? वह है फ्रांस, सही आंसर। आइए अब आते हैं साइंस के सवाल पर। यदि किसी तार में विद्युत धारा दोगुनी कर दी जाती है, विद्युत धारा दोगुनी कर दी जाती है, तो उस तार में उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर विद्युत धारा को आप दोगुना करते हैं तो ऊष्मा जो है वह 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो 40 का बी ऑप्शन सही है। अब चेक करते रहिएगा, मिलाते रहिएगा। यदि किसी दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा है तो वह कौन सा दर्पण है? सीधा और छोटा दर्पण की बात कर रहा है। आपको मैं उदाहरण बताऊं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मोटरसाइकिल तो चलाया ही होगा, है ना? मोटरसाइकिल आपने चलाया ही होगा। मोटरसाइकिल में आप देखते हैं कि इधर भी एक शीशा रहता है, इधर भी एक शीशा रहता है। इसमें रहता क्या है? इसमें देखते हैं कि पीछे की जो चीजें हैं वो बहुत सारी, मतलब अगर 20-25 गाड़ी है तो सब दिख जाएगा आपको, छोटा 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 छोटा, और जैसा गाड़ी रहता है वैसा ही दिखता है, एकदम सीधा का सीधा ही, है ना? तो उत्तल दर्पण जो है यह सीधा भी इमेज बनाता है, लेकिन जब लोकेशन चेंज होते है ना, कभी ध्रुव पर, कभी पोल पर, कभी ध्रुव और पोल के बीच में, वो आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इतना जानिए कि हमेशा ये छोटा ही बनाता है इमेज, इसी वजह से इसको हम साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये होता है उत्तल दर्पण। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूं, लेंस की बात नहीं कर रहा, है ना? तो ध्यान रखेंगे। चलें आगे, आइए। इंसुलिन के अतिस्राव से जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम जाती है। इंसुलिन जब अतिस्रावित होने लगता है ना, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम जाती है। इससे एक रोग होता है जिसको क्या कहते हैं? देखिए, यहां कंफ्यूजन मत पालिएगा। अतिस्रवण हो रहा है इंसुलिन का, अति मतलब ज्यादा, ज्यादा जब इंसुलिन का स्रवण होने लगे तो ग्लूकोज कम जाता है, और जब कम जाता है ग्लूकोज तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। विकल्प देख लेते हैं क्या है। हाँ, अब यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो लगाएंगे मधुमेह। मधुमेह, मधुमेह जब इंसुलिन का अल्प स्रवण होता है, इंसुलिन कम बनना शुरू होता है तो मधुमेह होता है, जिसमें इंसुलिन का इंजेक्शन आपको लगाया जाता है। तो ऐसे में ऑप्शन होता ए। बट यहाँ इंसुलिन के अति स्रवण हो रहा है, ज्यादा रिलीज हो रहा है,
तो विकल्प बी सही होगा। आइए, टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। टिंचर आयोडीन, ऑप्शन है आयोडीन, अल्कोहल, आयोडीन और नेफ्थलीन, आयोडीन और कैल्शियम, आयोडीन और कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। तो टिंचर आयोडीन जो है वह आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है। 43 का ए ऑप्शन सही है। आवर्त सारणी का त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है न्यूलैंड्स, डोवेराइनर, मेडलिफ और वेटेकर। तो आवर्त सारणी का जो त्रिक सिद्धांत दिया था वह दिया था डोवेराइनर ने, और न्यूलैंड ने दिया था अष्टक सिद्धांत, है ना। न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था, डोवेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। तो यहां पर आपसे डोवेराइनर का पूछ रहा है, त्रिक सिद्धांत का तो ध्यान रखिएगा। आइए, दो अघुलनशील द्रव, अघुलनशील का मतलब कि ना मिलने वाला, है ना, वो मिल नहीं सकता है, उनको अलग किस टेक्निक से करोगे, किस तकनीक से करोगे? क्या सब्लिमेशन से करोगे, क्या सेपरेटिंग फनल से करोगे, क्या इवेपोरेशन से करोगे, या सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से करोगे? 4 ऑप्शन है। तो देखिए, आग घुलनशील, जैसे आप तेल में पानी मिला दीजिए तो दोनों मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो आप अलग अलग लेयर बना लेगा। तो तेल में पानी मिल गया तो कैसे अलग करेंगे? तो कीप से अलग करेंगे, पृथक्करण कीप या सेपरेटिंग फनल, उसी को कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको दिखाई देंगे एग्जाम में। ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न है। हाइड्रा में जनन होता है, हाइड्रा में जनन कैसे होता है? पुनर्जनन से, पुनरुद्भवन से, बहुखंडन से या मुकुलन के द्वारा, है ना। तो हाइड्रा में जो जनन होता है वो होता है बडिंग। कैसे? बडिंग, यानी मुकुलन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बडिंग, है ना, बडिंग से होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा मतलब फीमेल का भाग नहीं है। तो देखिए, अंडा से, अंडा भी बनता है फीमेल में ही, अंडा से। गर्भाशय, जहां बच्चा का वो होता है, गर्भाशय मतलब कि गर्भ गृह उसको कह लीजिए। शुक्रवाहिका, शुक्र मतलब शुक्राणु यानी स्पर्म, स्पर्म जो है वह पुरुषों में होता है, और उसके में ही स्पर्म की वाहिका, नली जो होती है स्पर्म वाहिका वाली, उसी को शुक्रवाहिका कहते हैं। तो ये पुरुषों में होता है, डिम्ब वाहिनी स्त्रियों में होता है। तो हमें जानना था मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आप जान गए कि शुक्रवाहिका जो है वो पुरुष का भाग है, मादा का नहीं। इनमें से किसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जीवाणु है, वायरस है, प्रोटोजोआ है और कवक है। तो जो वायरस है यानी कि विषाणु, इसको ही सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। 48 नंबर सवाल का बी ऑप्शन सही है। आइए, 49, गन्ना का लाल विगलन रोग होने का कारण क्या है? गन्ने में जो लाल विगलन, जो लाल सड़न होता है ना, गन्ना देखे होंगे ना, ऊख, तो उसमें देखिए बीच में कहीं कहीं लाल सड़ा हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा, तो वो होता है कोलेक्टम फॉक्टम। जी हाँ, कोलेक्ट्राइकम, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन, कोलेटोट्राइकम फॉक्टम, है ना। इसी के कारण जो है गन्ने का लाल सड़न या लाल विगलन रोग होता है। व्हिटेकर के वर्गीकरण में इनमें से कौन शामिल नहीं था? व्हिटेकर के वर्गीकरण में इनमें से कौन शामिल नहीं था? 4 ऑप्शन है, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा और इनमें से कोई नहीं। ध्यान देने की बात है, पहले तो आप यही जान लीजिए कि व्हिटेकर ने 5 जगत में इसको विभाजित किया था। कौन कौन सा था वो जगत? तो वो जगत था मोनेरा, ठीक, प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा है ही, कवक, तो कवक मैं लिख देता हूं, और था पादप और जंतु, तो ये तीनों तो है ही, और ये 2 और हैं, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा भी तो है, व्हिटेकर ने 5 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु शामिल था। आइए 51, इनमें से कौन सा रोग लैंगिक क्रियाओं के द्वारा फैलता है? लैंगिक क्रिया मतलब सेक्सुअल आप एक्टिविटी करते हो तो यह बीमारी होने की संभावना हो जाती है। एड्स तो जानते हैं, असुरक्षित अगर यौन संबंध बनाते हैं, जैसे अगर किसी के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो बिना कंडोम के प्रयोग के अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो संभावना है कि अगर वो पॉजिटिव है HIV तो आप हो जाओगे पॉजिटिव, अगर वो है तो हो ही जाओगे, है ना। तो असुरक्षित यौन संबंध कहते हैं, ये लैंगिक क्रिया से फैलता है। निमोनिया लैंगिक क्रिया से नहीं फैलता है, निमोनिया का कोई रोल नहीं है लैंगिक क्रिया से।
सिफिलिस जो है ये भी लैंगिक से फैलता है। तो एड्स सिफिलिस दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा 51 का डी। देखिए एग्जाम में क्या होता है, ये हड़बड़ में अरे लैंगिक क्रिया एड्स मार के निकल देते हैं, गलत हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? 4 ऑप्शन है, एथिलीन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब आपको लग रहा होगा बी और ए और सी में ऑप्शन सही है, सही आंसर क्या है? तो सही आंसर सी नहीं है, सही आंसर ए है, मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक जो है वह मीथेन है। चलिए, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र कहाँ होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र जो होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोटिक, यू पूछे तो बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर प्रोकैरियोटिक पूछे तो प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली में होता है। दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब ऐसे प्रश्न बनते हैं ना दो वाला, तो वह सवाल जरूर पूछ देता है, तो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। यूकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आइए, ये पिछली बार भी पूछा था। फिनाल्फथलीन का क्षारीय विलयन कैसा होगा? फिनाल्फथलीन का क्षारीय विलयन की अगर बात करें तो इसका जो क्षारीय विलयन होगा, 4 ऑप्शन है, रंगीन, गुलाबी, लाल और रंगहीन। तो क्षारीय विलयन की बात कर रहा है तो इसका क्षारीय विलयन जो होता है वह होता है गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी। आइए 55 सवाल, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? गैस को द्रव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आप जानते हैं कि उसको ठंडा करेंगे और क्या करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए, कम तापमान और उच्च दाब, यानी कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। कम तापमान या कि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर। आगे देखते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो अगर गैस को द्रव कैसे बनाएंगे? इसको बहुत ठंडा करेंगे तो तापमान कम रखेंगे, है ना, और ठंडा करते ही इसको दबाएंगे तो उच्च दाब भी रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 55 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। खुबानी उत्सव 2025 मनाया जाएगा। खुबानी उत्सव कहाँ में मनाया जाएगा? 4 ऑप्शन है, लद्दाख, जे&के, हिमाचल और यूपी, उत्तराखंड। तो खुबानी महोत्सव जो होगा वह लद्दाख में। देखिए करंट अफेयर भी मैं सारे टॉपिक लगभग करा चुका हूं, ये जितने भी प्रश्न मिलेंगे मैक्सिमम टॉपिक मैं करा चुका हूं। अगर नहीं किया है तो करिए, एग्जाम में अगर जीवित रहना चाहते हैं लाइव तो करें इस सब टॉपिक को, एग्जाम में आप बने रहोगे। नहीं चाहते हो कि एग्जाम में ही पर्दाफाश हो जाए आपका, कुछ ना कर पाए, तो मत पढ़िए, है ना। अगर चाहते हो कि एग्जाम में बने रहो तो ये करना पड़ेगा। आइए चलिए, यूपीएससी में चयनित ना हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर देने हेतु कौन सा ऐप संघ लोक सेवा आयोग ने लॉन्च किया है? तो जो यूपीएससी के प्री और मेंस निकाल के इंटरव्यू में जाते हैं, मेरिट में छटते हैं, उनके लिए प्रतिभा सेतु ये ऐप लाया है, इससे उनको रोजगार मिलेगा। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए, दाना तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? दाना तूफान, जो तूफान आया था, श्रीलंका, कतर, फ्रांस और ओमान। तो ध्यान दीजिएगा, दाना तूफान प्रभावित किसको किया था? तो उड़ीसा, बंगाल तट को प्रभावित किया था। नामकरण जो किया था यह कौन किया था? श्रीलंका, कतर, फ्रांस और ओमान। तो सही आंसर है कतर। जी हाँ, कतर, ध्यान रखें। आइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 73, 75, 77 और 85। तो हेनले पासपोर्ट में जो भारत का रैंक है वह है 77। आइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 की थीम क्या है? शरणार्थी के साथ एकजुटता, भोजन ही दवा है, हर दिन खेल चुने या आइए चले। तो जो थीम थी वह थी आइए चले। भारत में टीन उत्पादन में अग्रणी स्थान किसका है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक। तो टीन उत्पादन में जो सही स्थान रखता है वो रखता है छत्तीसगढ़। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? किरण रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण। तो किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने। अच्छा बताएं, किरण रिजिजू किस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं? बताइए, हम आप आसानी से बता सकते हो। आइए 63वें सवाल, 8 जून को किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट,
ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है। यह किया गया है। अच्छा, जब कोई चीज स्थापित होता है, नया बनता है, तो आप जानते हैं कि लड्डू मिलता है, तो बस तमिलनाडु ऐसे याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य तमिलनाडु। आइए, पुस्तक है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक जो लिखा है वह लिखा है आंद्रे टुस्की। नाम में याद रखेंगे, आंद्रे टुस्की। भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन। पूछ सकता है स्टैचू ऑफ यूनियन का संबंध किससे, ऐसे भी पूछ सकता है, तो बताएंगे हनुमान जी से। भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा है, भारत के बाहर की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन है, श्रीलंका, टेक्सास अमेरिका, नेपाल और भूटान। यकीन नहीं करोगे, नेपाल में नहीं है, अमेरिका में है, ध्यान रखिए। चलिए, अवनी लेखरा से संबंधित सत्य कथन इनमें से कौन है? सही कथन छाटना है ना। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, पैरा ओलंपिक में, क्या ये सही है? अवनी लेखरा और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। टेबल टेनिस चैंपियन या तैराकी चैंपियन, तो नहीं। अवनी लेखरा जो है ना, वो निशानेबाजी से है ना संबंधित, तो पैरा ओलंपिक में ये 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बनी है, ये विकल्प सही है। खीचन वेटलैंड साइट जो 91वीं रामसर साइट में ये शामिल हुआ है, खीचन और मेनार्दो है, ध्यान रखिएगा। कहाँ में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो खीचन जो है यह राजस्थान में है। कहाँ में है? राजस्थान में, तो ध्यान रखेंगे। आइए, मई 2025 को किस कंपनी ने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बीम, तो यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यह गूगल के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही है। मिलान करा रहे हैं आप लोग, मुझे उम्मीद है कि 68 में अब तक आपका 50 आपने क्रॉस कर लिया होगा। आइए आगे आते हैं। चलिए, 27 मई 2025 को किस राज्य में नई टैगलाइन हिल से दिल तक, हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचुअल पल्स, जी हाँ, पंचुअल पल्स है, पंचुअल पल्स जारी किया है। तो ये पंचुअल पल्स जारी किया है उत्तराखंड। दिल तक, हिल से दिल तक। अब कहते हैं ना कि तुम दिल में उतर गए, तो दिल और उत्तर में उत्तराखंड। हमने ये भी आपको क्वेश्चन कराया है और उस समय ट्रिक का यूज भी किया था, बताया भी था। आइए, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। यह मनाया जाएगा, तो यह कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी, 15 जनवरी, 21 मई और 15 नवंबर। तो ये मनाया जाएगा 15 जनवरी, ध्यान रखिएगा। कब मनाया जाएगा? 15 जनवरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, 15 नवंबर है भाई, जनवरी मत करिएगा, ध्यान रखिए, नवंबर। चलें आगे। आइए, बिल्लो बैट है ना, जो क्रिकेट का बैट होता है वह विल्लो की लकड़ी का होता है। पूछा भी है कि किसका होता है, तो विल्लो की लकड़ी, बैल नहीं, बैट, बिल्लो बैट। तो यह बिल्लो बैट किस केंद्र शासित प्रदेश का है जिसे जीआई टैग मिला है? तो बिल्लो बैट जो है ना, यह जम्मू कश्मीर का है। इसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है इस बिल्लो बैट को, इसी से बैट बनाया जाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में इनमें से कौन समान रहता है? कोई ठोस को आप अगर गलाएंगे तो इसमें क्या समान रहेगा? तो देखिए, ऊर्जा, आयतन या तापमान या सभी। तो अगर आप इसको गलाते हो ना, तो आयतन, ऊर्जा भी चेंज हो सकता है, बट टेम्परेचर उतना ही रहता है, टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट इसका अयस्क है थोरियम का। किसका? थोरियम का। बी ऑप्शन सही है। आइए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? सतह क्षेत्रफल पर वाष्पीकरण का प्रभाव होता है, तापमान पर होता है, आर्द्रता में कमी पर होता है, वायु की गति में वृद्धि होने पर होता है। अच्छा, इसमें 5 ऑप्शन दे दिया गया है, तो ध्यान रखिए, यह सभी सत्य है, यह सभी सत्य है। 5 ऑप्शन, हालांकि 5 ऑप्शन की आवश्यकता नहीं थी, 4 ही की आवश्यकता थी, बाकी याद रखिएगा सभी सत्य है, ठीक है ना। आइए, इस अवस्था में कण
अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं कहलाते हैं। किस में कहलाते हैं भाई, है ना, किस में कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, किसमें कहलाते हैं। ऑप्शन है ठोस, गैस, आगे आते हैं, कहाँ गए, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब जानते हैं, देखिए पदार्थ के 5 रूप हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआती में, तो पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस, 3 पढ़ा था। अब 2 और है पढ़ना, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। तो प्लाज्मा क्या है और आइंस्टीन कंडेंसेट है। अत्यधिक ऊर्जा वाले अधिक उत्तेजित होते हैं, ये होता है प्लाज्मा। सूर्य तारों में भी ऊर्जा का स्रोत जो है वो प्लाज्मा ही है। और जब ठंडा की बात आए तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बताइएगा। तो यहाँ अधिक ऊर्जा की बात कर रहा है तो हो जाएगा प्लाज्मा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, बैथन कप किस खेल से संबंधित है। बैथन कप किस खेल से संबंधित है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है आपका हॉकी, क्रिकेट, पोलो और कबड्डी। जी हाँ, 4 ऑप्शन आपके पास है, ए हॉकी, बी क्रिकेट, इसको बैटन कप भी कहा जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, बैटन कप अगर बताए होंगे तो आपको दिमाग में क्लिक कर ही गया होगा कि हॉकी से संबंधित है। चलें, इसे भूरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। भूरे शैवाल के रूप में जाना जाता है, तो भूरे शैवाल में किसे डायनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी या क्राइसोफाइसी। तो भूरे शैवाल जो है यह फियोफाइसी, लाल शैवाल रोडोफाइसी। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न। अब आते हैं हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है। सॉफ्ट करेंसी क्या है भैया, 4 ऑप्शन है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, मतलब मांग से ज्यादा मिल जा रहा है, ये सॉफ्ट हो जाएगा क्या। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग से कम हो, मतलब मांगा जा रहा है ज्यादा और मिल रहा है कम। वह मुद्रा जिसकी मांग और आपूर्ति दोनों बराबर हो। नहीं, मांग रहे हैं 5 और दे रहे हैं 10, तो सॉफ्ट हो गया कि नहीं। हम मांग कम रहे हैं, आप दे रहे हैं ज्यादा, तो वो सॉफ्ट। यानी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति जो है मांग से अधिक हो, मांगा जा रहा है उससे ज्यादा मिल जा रहा है। SEZ, सेज का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म भी पूछता है, बहुत इजी है, पूछा भी गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेसिफिक नहीं, सीनियर नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी विकल्प बी सही है। इनमें से कौन विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। विश्व बैंक का और क्या नाम है। अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक, नो, नहीं। अंतरराष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक, नहीं। अंतरराष्ट्रीय पुनर्विकास तथा विकास बैंक, नहीं। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 80 का जो ऑप्शन है सी बिल्कुल राइट है। चलिए 81 सवाल। अर्थशास्त्र के प्रश्न थोड़े जटिल लगेंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, आयातित वस्तुएं तथा सेवाओं की लागत को ठीक करने के लिए, देश में मुद्रा स्थिति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, यह सभी। तो मुद्रा अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष को ठीक करने हेतु, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। बचत में सर्वाधिक योगदान तो घरेलू क्षेत्र करता है, जानते ही होंगे कौन करता है, घरेलू क्षेत्र। तो ऑप्शन सी यहां पर सही आपको हो जाएगा। आइए, मीरा सेठ का संबंध किससे है। ध्यान रखेंगे, 83 प्रश्न आ गए हैं हम लोग 83वें नंबर सवाल पर। हाँ, आइए, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। हथकरघा के विकास में रोजगार से, लिंग भेदभाव से, बाल श्रम की समाप्ति से, या कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। तो मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा के विकास रोजगार में, है ना। आइए, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष कर में होता क्या है ना कि सरकार आपसे डायरेक्ट ले लेगा, बिचौलिया नहीं है कोई। समझाएंगे कैसे होता है। जैसे आयकर, नौकरी आप करते हो, वेतन मिलता है, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट सरकार काट लेती है, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, प्रत्यक्ष कर हो गया। तो ऑप्शन ये सही है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जैसे आप दुकान में गए साबुन खरीदने गए, तो आपसे लगा क्या, GST लग गया,
जीएसटी लग गया, वो तो जीएसटी अब लग गया ना, पहले तो जीएसटी नहीं लगता था, पहले तो अलग अलग कर था। जैसे पहले आप साबुन खरीद रहे थे, साबुन पर आपसे टैक्स तो सरकार तो आके ले नहीं रहा है, सरकार तो साबुन निर्माण करने वाली कंपनी पर लगाई, कंपनी जिसको बेचा उस पर लगाया, अब वो आपसे वसूल रहा है। यानी कि जाएगा सरकार के पास ही, लेकिन घूम घूम के जाएगा, और डायरेक्ट जाएगा तो वो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, इनडायरेक्ट जाएगा तो अप्रत्यक्ष कर होगा। तो ध्यान रखिएगा, यह होगा अप्रत्यक्ष, ये होगा आयकर। समझ गए? मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए 85वां प्रश्न, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। तो बोध गया का जो महाबोधि वृक्ष था उसको शासक ने क्षति पहुंचाया था। ध्यान रखिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? तो बिहार में 4 ऑप्शन है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह और बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जाता है, शेर शाह को नहीं जाता है। शेर शाह अफगान वंश से संबंधित था। अलाउद्दीन भी नहीं होगा, जलालुद्दीन नहीं होगा, बख्तियार खिलजी संबंधित है। 86 का ये ऑप्शन सही है। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, रत्ना देवी, प्रभावती देवी, अमृता कौर या गुजरी देवी। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का जो नाम था वह था गुजरी देवी। आइए, इनमें से कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड के उदाहरण है? ये एनसीईआरटी के सवाल हैं, ये सब कहीं मिलेगा नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा या तो पाठशालाविद के वाले पर मिलेगा। आइए, इनमें से कौन उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, या यह दोनों। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है यह अम्लीय और क्षारीय दोनों बनाता है, तो ये हो जाएगा यह दोनों, है ना, एल्युमिनियम और जिंक दोनों होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, चलिए, इनमें से कौन वृद्धि हार्मोन नहीं है? वृद्धि हार्मोन नहीं है मतलब वृद्धि नहीं कराएगा वो। ऑक्सिन ये वृद्धि हार्मोन है, जानते हैं। जिब्रोलिन ये भी वृद्धि हार्मोन है, जानते हैं क्या? साइटोकाइनिन, और चौथा ऑप्शन होगा एब्सिसिक अम्ल। याद हो गया है मुझे, इतनी बार ये प्रश्न आ गया है ना एग्जाम में। देखिए, एब्सिसिक अम्ल जो है ना, यह वृद्धि नहीं कराता है, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो डी ऑप्शन सही है ना, वृद्धि नहीं पूछ रहा है। निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? पादप मतलब प्लांट के लिए। इंसुलिन, तो आप अभी जानते हैं कि इंसुलिन जो है वह डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा है या बढ़ा रहा है ना, तो इंसुलिन है। थायरोक्सिन भी संबंधित है। साइटोकाइनिन, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, तो 2 तो हम आपको यहीं पर छाट दिए, इंसुलिन और थायरोक्सिन। बच गया साइटोकाइनिन और बच गया क्या? चौथा बच गया, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर अभी आपको 89 नंबर प्रश्न अगर आपने देखा होगा, तो ये देखिए, ये वृद्धि हार्मोन में आ रहा था, साइटोकाइनिन, है ना, साइटोकाइनिन। तो ये ही जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है। सी ऑप्शन सही। प्रश्न को देख के भी आप कर सकते थे। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री वाला पढ़े हैं तो अनुच्छेद 75 में जो है ना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वही चीज 164 में है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। सीधा आंसर मैं बता दिया हूं। 163 और 165 में कंफ्यूजन होता है, लेकिन जान लीजिए 164 अनुच्छेद है, 165 नहीं है। इनमें से कौन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं? अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो नरेंद्र मोदी तो बने हैं भाई, मुख्यमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी हैं। मोरारजी देसाई, इनके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एचडी देवगौड़ा, इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और ए ऑप्शन डी है यह सभी। तो देखिए, मैं बता दूं, राइट आंसर होगा यह सभी। 6 लोग का नाम जान लीजिए। मोदी जी, ठीक, और मोरारजी देसाई, ये दोनों मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री हैं। एचडी देवगौड़ा और चौधरी चरण सिंह, ये दोनों भी मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बने हैं। पीवी नरसिम्हा राव और बीपी सिंह, ये दोनों भी मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बने। तो कुल 6 व्यक्ति थे, मोदी जी, मोरारजी देसाई, एचडी देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह। 6 के 6 नाम आपको याद रखना है अपने जुआ पर, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था,
एकमात्र सुल्तान है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वह है इब्राहिम लोदी, है ना। ध्यान दीजिएगा, इब्राहिम लोदी किससे लड़ा था? पानीपत का युद्ध भी लड़ा था ना, ये ध्यान रखिएगा। आइए, किस पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? 4 ऑप्शन है, अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर अखबार, हिंदू पेट्रियट या द टाइम्स। समर्थन करने वाला जो पत्रिका था, देखिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपना नाम बदल लिया था, पायनियर अखबार ने समर्थन किया था, तो समर्थन ही तो पूछ रहा है आपसे। सही आंसर आपका पायनियर अखबार। क्लियर? क्लियर है। कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन हुआ था, एक बांकीपुर में हुआ था, एक गया में हुआ था, और एक रामगढ़ में हुआ था, जो अब झारखंड में चला गया है। तो 1912 में हुआ था, कहाँ? बांकीपुर में, है ना। ध्यान रखिएगा। श्री RN माधवलकर अध्यक्ष। 1922 में हुआ था गया में, अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे, चित्तरंजन दास। तो विकल्प यहाँ पर बी होता सही नजर आ रहा है। चलिए, सांची, सांची मध्य प्रदेश में जानते हैं, सांची का स्तूप। सांची किस नदी के किनारे है? नर्मदा, ताप्ती, बेतवा या चंबल? तो सांची जो है वह बेतवा नदी के किनारे। किसके? बेतवा नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर जो है सही, यह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी, 97 नंबर। तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के बीच है? तीस्ता जल विवाद, एक तो भारत है ही, और कौन है? नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, चीन है। तो तीस्ता जल विवाद जो है वह ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। चलिए, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा यानी कि 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा कहते हैं इसको। यह गुजरी है छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, और देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा नहीं गुजरती है ना, यहाँ पर समझना पड़ेगा। मानक समय रेखा, कर्क रेखा की बात नहीं कर रहा है, वही कंफ्यूजन हो रहा था। मानक समय रेखा जो ग्रीनविच वाला है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ना, तो ये तेलंगाना से नहीं गुजरा है, 5 राज्य से गुजरा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और MP मध्य प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से तो गुजरा है, बाकी तेलंगाना से नहीं गुजरा है। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं कर्क रेखा समझ गया था, तो ध्यान रखिएगा। ये मानक समय रेखा एग्जाम में भी यही होता है एग्जाम में भी यही समस्या आती है, और हम गलत करके चले आते हैं, है ना। तो ये ध्यान से थोड़ा सा समय देके पढ़ना है। आइए, शून्य रेखा यानी कि जीरो लाइन, ये सीधा पूछेगा, जीरो लाइन स्थित है त्रिपुरा और बांग्लादेश, गुजरात और पाकिस्तान, बिहार और नेपाल, अरुणाचल और चीन। बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन बदल भी सकता है इसमें। तो शून्य रेखा जो है ना, वह भारत और बांग्लादेश में, जिसमें त्रिपुरा और बांग्लादेश, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, वही जीरो लाइन है, शून्य रेखा उसे कहते हैं। आज का आखिरी सवाल और 100वां सवाल, इसके बाद आपको कमेंट भी करने हैं कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, क्या आपकी स्थिति है। सारे लोग कमेंट करेंगे ताकि आपको पता चले। फिर नेक्स्ट वीडियो भी मैं जब लाऊंगा तो उसमें भी आप अपना मेंशन करना, ताकि पता तो चले कि क्या है स्कोर। देखिए, शर्माना नहीं है कि कम नंबर आ रहा है, ज्यादा नंबर आ रहा है। आइए, मौर्य जनजाति निवास करती है। मौर्य जनजाति कहाँ? 4 ऑप्शन है, कनाडा तथा ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में, न्यूजीलैंड में, उत्तरी अफ्रीका में और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो मौर्य जो जनजाति है ना, यह न्यूजीलैंड में, जी हाँ, न्यूजीलैंड में निवास करती है। 100 के 100 प्रश्न थे। टारगेट आपका मैं बता दिया था, 65 से 68 होना चाहिए और 55 से 58 होना चाहिए, मेल फीमेल, है ना। तो कमेंट करें कितना सही किए हैं, क्या कट ऑफ में पार हैं, या किनका 50 के अंदर है और किनका 60 के अंदर है, किनका 70 के अंदर है और किनका 80 तक कोई लाए हैं, वो भी कमेंट करेंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं। 1 घंटा का समय लिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।